पिछले वाले हमने वीडियो में जो है वो मीनिंग और फीचर पढ़ लिया था। इस वाले में हम आगे बढ़ेंगे, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट वेल क्या होता है? कॉर्पोरेट वेल रिफर्स टू अ लीगल कंसेप्ट वेयर द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कॉर्पोरेट वेल और सेपरेट एंटिटी दोनों का मतलब एक तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ये एक लीगल कंसेप्ट है। लीगल कंसेप्ट किस चीज़ का? कि कंपनी जो है वो सेपरेट है मेंबर से। वही चीज़ हमने सेपरेट एंटिटी में ही पढ़ी थी, सेपरेट लीगल एंटिटी, और कॉर्पोरेट वेल उसी से रिलेटेड है, समझ के रहना। द टर्म कॉर्पोरेट वेल रिफर्स टू द कंसेप्ट दैट द मेंबर ऑफ अ कंपनी आर शील्ड फ्रॉम द लायबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्शन। यहाँ पे वही चीज़ है कि लायबिलिटी जो है वो मेंबर की अलग होगी और कंपनी की लायबिलिटी अलग होगी। इफ द कंपनी इनकर एनी डेप्ट और कॉन्ट्रोवर्स एनी लॉ, द कॉर्पोरेट विल कंसेप्ट इंप्लाइज दैट द मेंबर शुड नॉट बी लायबल फॉर दोज एरर। अगर कंपनी का कोई भी नुकसान होता है, कोई भी डेप्ट में जाती है कंपनी, तो उसके लिए जो मेंबर है वो लायबिलिटी लायबल नहीं होंगे। इसके लिए कौन लायबल होगा? सिर्फ कंपनी ही लायबल होगी। इन अदर वर्ड, दे इंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन। इसका दूसरा मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मेंबर हैं वो क्या इंजॉय कर रहे हैं? कॉर्पोरेट इंसुलेशन, मतलब उनको किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। दस द शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ द कंपनी। और शेयर होल्डर प्रोटेक्ट हो रहे हैं किस चीज़ से? कंपनी के एक्ट से। यहाँ पर एक केस स्टडी है, द सलमान वर्सेस द सलमान एंड कंपनी केस स्टडी। ये बहुत तगड़ा फाउंडेशन ले करता है कॉर्पोरेट वेल थ्योरी का, ठीक है ना। बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको पढ़ते हैं। इन सलमान वर्सेस द सलमान एंड कंपनी, द हाउस ऑफ द लॉर्ड लेट डाउन द कंपनी इज अ पर्सन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। इन दिस केस वन सलमान इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी नेम सलमान एंड कंपनी लिमिटेड। यहाँ पर जो है सलमान की कंपनी होती है, किस नाम से होती है? सलमान एंड कंपनी लिमिटेड, with 7 subscriber consisting of himself, his wife, 4 sons and 1 doctor। यहाँ पर 7 सब्सक्राइबर्स होते हैं। 7 सब्सक्राइबर्स में कौन कौन होते हैं? एक वो खुद होता है, उसकी एक वाइफ होती है, 4 लड़के होते हैं और एक डॉटर होती है। तो 4 लड़के 4 हो गए, एक डॉटर 5, एक उसकी वाइफ और एक वो, 7 जने हो गई है, ठीक है। ये उसके सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब्सक्राइबर्स जिनके पास शेयर होल्डर्स एक तरीके से बोले तो। द कंपनी टुक ओवर द पर्सनल बिजनेस एसेट्स ऑफ सलमान फॉर 38,782 यूरो। कंपनी ने सलमान के एसेट्स परचेज करे हैं। कितने के परचेज करें? 38,782 यूरोज में। एंड इन टर्न सलमान टुक 20,000 शेयर्स ऑफ ₹1 ईच। और इसके बदले सलमान ने क्या लिया? 20,000 शेयर ₹1 के हिसाब से। द डिबेंचर्स वर्थ ऑफ 10,000 ऑफ द कंपनी विद चार्ज ऑफ द कंपनीज एसेट एंड द बैलेंस इन कैश। और डिबेंचर्स भी लिए 10,000 यूरोज के, ठीक है। ये सब तो बात की बात है। हिज वाइफ एंड डॉटर एंड 4 सन टुक अप 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ ईच। मतलब इसके वाइफ ने, 4 लड़कों ने और डॉटर ने सिर्फ एक एक शेयर लिया है, सिर्फ एक शेयर ईच ने लिया है। सब्सिक्वेंटली द कंपनीज वेंट इनटू लिक्विडेशन। ऐसा हुआ बाद में फ्यूचर में कुछ नुकसान हुआ जिसकी वजह से कंपनी कैसे हो गई? लिक्विडेशन में चली गई, मतलब नुकसान में चली गई, तो उसके तंगी आ गई, उसको बंद करना पड़ गया। ड्यू टू जनरल ट्रेड डिप्रेशन, सिर्फ नॉर्मल एक डिप्रेशन की वजह से वो तंगी में चली गई। द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू द ट्यून ऑफ 7,000 यूरोज कंटेंडेड द सलमान कुड नॉट बी ट्रीटेड एज द सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। जो क्रेडिटर्स बोले कि उन्होंने बोला कि 7,000 यूरोज की जो नुकसान हमें मिला है वो रिफंड मिलने का है, वो तो देखा जा रहा है कि सारा ही सलमान लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सलमान एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है कंपनी का। इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिबेंचर हेल्ड बाय हिम, हाँ भले ही उसके पास डिबेंचर्स है, तो एज ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वन मैन कंपनी विच वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द सलमान एंड द कोक ऑफ द कंपनी वेयर अ मैम शेम एंड फ्रॉड। और यहाँ पे ये बोला गया कि वो तो खुद ही 1% कंपनी है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि उसमें आधे से ज़्यादा शेयर तो सलमान ने खुद ही हेल्ड कर रखे हैं। द कंपनी इज अ लॉ a different person together from the subscribers to the memorandum। और ऐसे में लॉर्ड ने क्या बोला? लॉर्ड मतलब ऐसे में जो लीगल अथॉरिटीज़ है उन्होंने क्या बोला कि देखो कंपनी जो है ना वो एक डिफरेंट पर्सन है और जो इसके सब्सक्राइबर है वो अलग पर्सन है मेमोरेंडम के हिसाब से। एंड दो इट मे बी दैट after incorporation the business is precise the same as it was before and the same person are the manager and the same hand receive the profit, the company is not in law the agent of subscriber but और द ट्रस्टी फॉर देम। कंपनी यहाँ पे ना ही उनके लिए कोई एजेंट है ना ही कोई ट्रस्टी है। नॉर एनी सब्सक्राइबर एज ए मेंबर लाइबल इन एनी शेप और फॉर्म एक्सेप्ट दैट टू द एक्सटेंड इन द मैनर प्रोवाइड बाय देम। ना ही कोई सब्सक्राइबर उसकी कंपनी के लिए ट्रस्टी है और ना ही कंपनी उसके लिए ट्रस्टी है। दस दिस केस क्लियरली स्टेब्लिश द कंपनी हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड एज अ रिजल्ट अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी। और यहाँ पे ये देखा गया कि भले ही कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो शेयर होल्डर इसके लिए जो सलमान है वो लाइबल नहीं है। कंपनी अलग से एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी हेल्ड करती है, वो सेपरेट है किसी भी पर्सन से। द होल लॉ कॉर्पोरेट इन फैक्ट बेस्ड ऑन दिस थ्योरी ऑफ अ सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी। और यहाँ पे आता है होल लॉ पूरा एक
अलग है सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी पे। अब बात आती है कि नाउ द क्वेश्चन में अराइज वेदर द वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कैन इवन बी लिफ्टेड और पेज। तो क्या इसका जो कॉर्पोरेट वेल थ्योरी बनी है, क्या इसको हम उठा सकते हैं, मतलब इसके सामने का जो ये पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दे को हम हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते। बिफोर गोइंग इनटू दिस क्वेश्चन वन शुड फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फेज ऑफ लिफ्टिंग द वेल। इससे पहले, इसके जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लिफ्टिंग द वेल क्या होता है, वेल को हटाना, पर्दे को हटाएंगे कैसे हम। इट मीन्स लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन। इसका मतलब क्या है कि हम कंपनी के पीछे का राज देखेंगे कि भाई कहीं इसका फायदा तो नहीं उठाया जा रहा है, कहीं सेपरेट लीगल एंटिटी होने का फायदा तो नहीं उठा रहा कोई जना। यहाँ पे आपकी कैसे पता चलेगा, डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट एंटिटी एंड पेइंग रिगार्ड इंस्टेड टू द रियलिटी बिहाइंड द लीगल फेसेड। When the court ignores the company and concern themselves directly with the member or manager, the corporate will may be said to have been lifted। जब कोर्ट इग्नोर कर दे कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब उसको भूल जाए कि भूल जाए कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, दोनों को एक मान ले, तो वहाँ पे कोर्ट जो है वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देगा। अब ये कैसे कब कब होता है कि इन दोनों को एक माना जाए, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। Only in appropriate circumstances the court are willing to lift the corporate veil, and that too whose when question of control are involved rather than merely a question of ownership। और ये तब होता है जब कुछ क्वेश्चंस उठते हैं और कुछ ऐसे कारण उठते हैं जिसकी वजह से दोनों को एक माना जाता है, सेपरेट एंटिटी भूल जाते हैं एक टाइम पे। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल इसको बोलते हैं, ये पेपर में आता ही आता है। द फॉलोइंग आर द केसेस वेयर द कंपनी लॉ डिसरिगार्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी ऑफ द प्रिंसिपल दैट द कंपनी इज अ लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स मेंबर्स। और कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे कंपनी जो है वो भूल जाती है, मतलब कंपनी कह रहा हूँ, जहाँ पे लॉ जो है वो भूल जाता है कि कंपनी जो है वो सेपरेट है, ऐसा वो सब भूल जाएंगे, वो सब छोड़ के दोनों को एक मानेंगे और उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी टू फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड। पहले तो पता करना कि कंपनी जो खोली गई है उसका कैरेक्टर क्या है, वो किस चीज़ से रिलेट करती है कंपनी, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन द लॉ रिलेटेड टू द ट्रेडिंग विद द एनिमी, फिर से पढ़ता हूँ, इन द लॉ रिलेटेड टू ट्रेडिंग विद द एनिमी वेयर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड। ऐसा कोई लॉ जिसमें हम लोग एनिमी से ट्रेड कर रहे हैं, मतलब हमारे दुश्मन से हम लोग उससे मतलब कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहे हैं। The leading case in this point is the Daimler Company Limited versus the Continental Tire and Rubber Company। यहाँ पे इसके बारे में पढ़ते हैं क्या हुआ था। If the public interest is not likely to be in a jeopardy, the court may not be willingly to crack the corporate shell, but it may rend the veil for ascertaining whether a company is an enemy company. It is true that unlike a natural person, a company does not have mind or consciousness. Therefore, it cannot be a friend or foe. It may however be characterized as an enemy country। हाँ, ये सही है कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए उसका कोई लीगल एंटिटी नहीं है, वो ना ही कहीं हम उसको देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक एनिमी कंट्री नहीं हो सकती या वो एनिमी कंपनी नहीं हो सकती। इट इज़ ट्रू दैट अनलाइक अ नेचुरल पर्सन अ कंपनी डज नॉट हैव माइंड और कंसाइजनेस, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ फ्रेंड। वो फ्रेंड नहीं हो सकती, माना। इट मे हाउएवर बी कैरेक्टराइज एज एन एनिमी कंपनी, लेकिन उसको एक एनिमी कंपनी बोला जा सकता है। इफ इट अफेयर्स, कब बोला जा सकता है, जब उसके अफेयर्स जो हैं वो कंट्रोल में किसके द्वारा हो, एनिमी कंट्री के मेंबर द्वारा कंट्रोल में हो। For this purpose, the court may examine the character of the person who are really at the helm of the affairs of the company। और इसके लिए कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट देखेगा कि कौन उस कंपनी को चला रहा है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, उसके शेयर होल्डर्स कौन है, और पहचानेगा कि क्या वो जो शेयर होल्डर्स हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो हमारी कंट्री के हैं या हमारी एक फ्रेंड कंट्री के हैं या फिर एक एनिमी कंट्री के हैं। और अगर वो एनिमी कंट्री के हुए तो वहाँ पे कॉर्पोरेट वेल की थ्योरी को लिफ्ट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू टैक्स। बहुत लोग होते हैं ये दूसरी अपनी एक सब्सिडरी कंपनी खोल के बैठ जाते हैं, किस लिए, ताकि बस टैक्स को बचा सके। मतलब मैं अगर अपने प्रॉफिट को छुपाना चाहूँ तो मैं एक और सब्सिडरी कंपनी खोल देता हूँ और दिखा देता हूँ भैया देखो इसने इसके नाम पे ही एसेट्स और लायबिलिटी परचेज करें, तो यहाँ पर मेरे ऊपर कंपनी केस नहीं कर सकती, लॉ केस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो दिखा रहा हूँ अपना प्रॉफिट शेयर कर रहा हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्या मैं उसको वर्किंग में ला रहा हूँ कि नहीं ला रहा हूँ। इसके बारे में पढ़ते हैं। टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू या फिर टैक्स इन सर्टेन मैनर्स कंसर्निंग द लॉ ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज एंड स्टैम्प्स, पर्टिकुलरली वेयर क्वेश्चन ऑफ द कंट्रोल इंटरेस्ट इज इन इशू, एज ब्रेंटसन लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ द इनलैंड रेवेन्यू। इसके ऊपर एक केस स्टडी है, इस केस स्टडी को पढ़ते हैं। वेयर कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज टू इवेड और सरकमस्टांस टैक्स, यहाँ पे टैक्स छुपाने के लिए कॉर्पोरेट एंटिटी को इस्तेमाल किया गया था। द कोर्ट कैन डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी, और यहाँ पे कोर्ट ने उसको डिसरिगार्ड कर दिया गया, उसको नहीं माना। इट वॉज हेल्ड दैट द कंपनी वॉज नॉट अ जेन्युइन कंपनी एट ऑल बट मेयरली द एसेसिस हिमसेल्फ डिस्गाइज्ड अंडर द लीगल एंटिटी ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। यहाँ पर ये देखा गया कि कंपनी जो है एक जेन्युइन कंपनी है ही नहीं, उसको इसलिए बनाया गया ताकि वो अपने टैक्स को बचा पाए, छुपा पाए।
द एसेट्स अर्न ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। एक अच्छा खासा इनकम अर्न करते हैं किसके कारण? डिविडेंड और इंटरेस्ट के द्वारा। सो ही ओपन सम कंपनीज एंड परचेज देयर शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ हिज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। और वहाँ पे उन्होंने क्या करा, एक दूसरी कंपनी खोल के उसी के डिविडेंड परचेज कर लिए और शेयर्स परचेज कर लिए, किससे? अपने इनकम को छुपाने के लिए। दिस इनकम वाज ट्रांसफर्ड बैक टू एसेट्स बाय वे ऑफ लोन, और एक तरीके से वो लोन की तरह उन्होंने ट्रांसफर करवा लिया। कोर्ट यहाँ पर देखता है कि जो कंपनी है वो उन्होंने एक खुद की ही कंपनी खोल रखी है और उससे उन्होंने कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करा और फिर उसके बाद पहचान लिया कि रियल ओनर दोनों का सेम है और ये सिर्फ इनकम छुपाने का एक तरीका है। थर्ड पॉइंट, टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन where it was found that the sole purpose for the formation of the company was to use it as a device to reduce the amount to be paid by way of bonus or to workmen, the Supreme Court upheld the peers of the whale to look at the real transaction। कहीं जगह कंपनीज इसीलिए खोली जाती हैं ताकि बोनस कम दिखाएं, एम्प्लॉय को बोनस कम दिखाएंगे या शेयर होल्डर्स को बोनस कम दिखाने के लिए दूसरी कंपनी खोल देंगे तो डिविडेंड कम देना पड़ेगा, इससे कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो कंपनी जानबूझ के अपनी एक सब्सिडरी कंपनी खोल देती है ताकि उन्हें बोनस कम दिखाना पड़े। द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री लिमिटेड भावनगर वर्सेस द एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री लिमिटेड भावनगर एंड अनदर। ये अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या है ये चीज। वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। द फैक्ट ऑफ द केस एज दैट ए लिमिटेड परचेज शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड बाय इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ 4,50,000 रुपए। 4,50,000 रुपए इन्वेस्ट करे और ए ने बी लिमिटेड के शेयर को परचेज कर लिया। The dividend in respect of these shares was shown in the profit and loss account of the company। लेकिन जो डिविडेंड मिलता था उसको कहाँ दिखाते थे? वो P&L अकाउंट में दिखाते थे अपने। ईयर आफ्टर ईयर ऐसे ही चलता रहा। इट वॉज टेकन इन टू द अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द बोनस पेबल टू वर्कमैन ऑफ द कंपनी। और इसका इस्तेमाल वो ऐसा दिखाते थे कि वो बोनस दे रहे हैं। समटाइम्स इन 1968 द कंपनी ट्रांसफर्ड द शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड टू सी लिमिटेड। और कंपनी ने क्या करा, बी लिमिटेड के शेयर को सी लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया। अ सब्सिडरी होली ओन बाय इट, और वो सब्सिडरी थी, उसका ओनर कौन था? ए लिमिटेड ही था, बी लिमिटेड ही था। दस द डिविडेंड इनकम डिड नॉट फाइंड प्लेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए लिमिटेड। और इस वजह से डिविडेंड इनकम कहाँ नहीं दिख रहा था? P&L अकाउंट में नहीं दिख रहा था। विद द रिजल्ट द सरप्लस अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस टू द वर्कमैन गॉट रिड्यूस। और इसका रिजल्ट क्या बना कि जो सरप्लस इकट्ठा हो रहा था बोनस के रूप का, वो बोनस अब कम दिखने लग गया। हेयर अ कंपनी क्रिएटेड अ सब्सिडरी कंपनी एंड ट्रांसफर टू इट। यहाँ पे कंपनी ने क्या करा, एक सब्सिडरी कंपनी बनाई और उसमें अपना ट्रांसफर कर दिया। इन्वेस्टमेंट होल्डिंग को कम दिखा दिया, लायबिलिटी टू पे बोनस को कम दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट आई यहाँ पर, उन्होंने इस चीज़ को चेक करा, उन्होंने देखा अरे भाई ये तो सब्सिडरी कंपनी खोल के बैठा है, और वो भी इसलिए खोल के बैठा है ताकि बोनस को कम दिखाना पड़े, इनकम को कम दिखाना पड़े। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी को लिफ्ट कर दिया, पर्दा हटा दिया, इसको पकड़ लिया और यहाँ पे बता दिया कि दोनों ही एक चीज है। समझ में आ गया? इट वॉज देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द न्यू कंपनी सो फॉर्म्ड हैज नो एसेट्स ऑफ इट्स ओन एक्सेप्ट दोज ट्रांसफर टू द प्रिंसिपल कंपनी, विद नो बिजनेस और इनकम ऑफ इट्स ओन एक्सेप्ट रिसीव डिविडेंड फ्रॉम द शेयर ट्रांसफर टू द प्रिंसिपल कंपनी, एंड सर्व नो पर्पस एक्सेप्ट टू रिड्यूस द क्रॉस प्रॉफिट ऑफ द प्रिंसिपल कंपनी सो एज टू रिड्यूस द अमाउंट पेड बाय द बोनस टू वर्कमैन। ना ही किसी ने एसेट परचेज किए थे, ना ही कोई उसके रिलेटेड उसने कोई शेयर इशू करे थे, सब ट्रांसफर करे हुए थे। तो भैया ट्रांसफर करे हुए थे तो पकड़े गए। चौथा पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एन एजेंट। सब्सिडरी कंपनी खोल के दिखा देना, ऐसा लगे कि ये वो एजेंट कंपनी है। अ कंपनी में समटाइम्स बी रिगार्ड एज एन एजेंट और अ ट्रस्टी टू इट्स मेंबर्स और अनदर कंपनी एंड मे देयरफॉर टू बी डीम्ड टू हैव लॉस्ट इट्स इंडिविजुअलिटी इन फेवर ऑफ इट्स प्रिंसिपल। हियर द प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी। यहाँ पे क्या है, इसको पढ़ते हैं। इन दिस केस ऑफ मर्चेंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस द ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन 1982 का केस स्टडी है। A transport company wanted to obtain license from its vehicle but could not do so if applied in its own name। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसे लाइसेंस चाहिए था लेकिन वो लाइसेंस अपने नाम से अप्लाई करने पे उसको नहीं मिलता। इट देयरफॉर फॉर्म्ड अ सब्सिडरी कंपनी, इसलिए उन्होंने क्या करा, एक सब्सिडरी कंपनी खोल दिया। सब्सिडरी खोलने के बाद उन्होंने उसके नाम से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, है ना। द व्हीकल वॉज ट्रांसफर टू द सब्सिडरी कंपनी, और व्हीकल को दिखा दिया कि वो ट्रांसफर करे गए सब्सिडरी कंपनी में। यहाँ पे पकड़ा ये गया कि माना गया कि पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी तो एक कमर्शियल यूनिट है, जिसकी वजह से वो लाइसेंस कैसा कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया लॉ द्वारा। कॉर्पोरेट फॉर्म फ्रॉम फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ। कुछ ऐसे भी कंपनीज बनाई जाती हैं जो फ्रॉड करने के लिए बनाई जाए, है ना, गलत तरीके का इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाए और लॉ को पीछे करने के लिए कमाया जाए। मतलब लॉ के सामने तो अच्छा बन रहे हो लेकिन हो गलत।
व्हेन वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्सन, कुछ इलीगल पर्पस के लिए बनाया जाए, क्रेडिटर्स को नुकसान करने के लिए, मतलब जो आपसे लोन ले रहे हैं उसको नुकसान करने के लिए बनाया जाए, लीगल ऑब्लिगेशन से छुपने के बचाया जाए, मतलब रजिस्ट्रेशन ना करना पड़े, कुछ ना करना पड़े, ज़्यादा पैसे वैसे ना भरने पड़े, टाइम पर टैक्स ना भरना पड़े, इन सब से छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे इसको पीछे खींच दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा कॉर्पोरेट वेल का जो लिफ्ट होना और कॉर्पोरेट वेल क्या है इसके बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है। 15 मिनट के अंदर हमने पूरा कॉर्पोरेट वेल थ्योरी समझ लिया है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा वापस देख सको, इसको वापस रिवाइज करो। अगर कॉर्पोरेट वेल थ्योरी में कहीं भी दिक्कत हो रही है तो वापस से 2-3 बार इस वीडियो को देखो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छी वीडियो बनी है।